प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आइए एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं, जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कोशिकाओं के बारे में, जो सेल्स से वो क्या होती है उनके बारे में जो हम अध्ययन कर रहे हैं, उसकी जो हमारी अगली कड़ी है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। कोशिका का सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका का आकार एवं आकृति, सेल्स शेप एंड साइज। तो हम जानते हैं कि जो कोशिकाएं हैं वह बहुत ही छोटी होती हैं, प्राय हम इनको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। जो हमारी सबसे छोटी कोशिका है वह आप देख रहे हो यहाँ पर प्लूरोनोमिनिया नामक सेल वायरस है, उसकी कोशिका है। उसको जो आकार है 0.1 माइक्रोन या 1 मिलीमीटर के 1000 में भाग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका का आकार क्या है वो बता सकते हो, और सबसे छोटी कोशिका का नाम है वो बता सकते हो। प्लूरोन्यूमोनिया के नाम से इसको हम जानते हैं। और इसके साथ ही बहुत सारी कोशिकाएं बहुत बड़ी भी होती हैं। जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा है वह लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, और उसको हम सबसे बड़ी कोशिका के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो आप तो यह बता सकते हो, यहाँ से आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। और जो कोशिकाएं हैं उनका जो आकार है छोटा और बड़ा होना, और उनकी बनावट है वह अलग अलग प्रकार की होती है। वह उनकी स्थिति कहाँ पर स्थित है, उन्हें क्या काम करना है, इस आधार पर उनकी जो आकृतियां हैं, साइज हैं, छोटी बड़ी हैं, वह उस पर निर्भर करता है। तो ये देखो, गोल हो सकती हैं, लंबी हो सकती हैं, बेलनाकार हो सकती हैं, चपटी हो सकती हैं, घनाभाकार हो सकती हैं, तस्तरीनुमा हो सकती हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की होती हैं। इनका आकार भी अलग अलग होता है, छोटी बड़ी भी होती हैं। तो अब अगला जो बिंदु है वो हम देखते हैं कोशिका संख्या, सेल नंबर्स। तो एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, यह एक ही कोशिका के बने जीव हैं। और इन एक कोशिकीय जीवों में ही इनके जीवन की सभी क्रियाएं, चाहे वह इनको भोजन करना हो, उस भोजन का पाचन करना हो, उस भोजन को पाचन करने के बाद उसका निष्कासन करना हो, जनन करना हो, ये सभी क्रियाएं यह अपने जीवन की सारी क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न कर पाती हैं। और साथ में बहुत सारे जीव हैं जिनमें बहुत अधिक संख्या में कोशिकाओं की संख्या बहुत अधिक होती है, हजारों करोड़ों में होती है। एक अनुमान के अनुसार हमारा जो शरीर है उसमें 37.2 ट्रिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं। कुछ अनुमान ये भी बताते हैं कि 60 से लेकर 90 ट्रिलियन तक कोशिकाएं हैं। तो अनुमान ही लगाया जाता है, वास्तविक संख्या इसकी नहीं बताई जा सकती। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं की संख्या क्या है, कोशिकाओं की संरचना क्या है। अब हम आगे इसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखते हैं। तो ये प्रिय विद्यार्थियों देखते हैं जो हमारी पादप कोशिका है उसके बारे में। पादप कोशिका की जो संरचना है उसको देखते हैं। पादप कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल्स, इसका मैंने एक चित्र बनाया है और इस चित्र के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका की संरचना का अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, पादप कोशिका की संरचना का अध्ययन करने के लिए प्याज की झिल्ली लेते हैं, और उस प्याज की झिल्ली को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आप जानते हैं पहले ही कि वह ऐसी सूक्ष्मदर्शी होती है जो बहुत छोटी चीजों को, बहुत ही सूक्ष्म चीजों को हमें दिखाने में हमारी सहायता करती है। तो प्याज की झिल्ली का हम अध्ययन करते हैं, सूक्ष्मदर्शी से उसको देखते हैं, तो हम पाते हैं कि उसमें बहुत कई आयताकार की कोशिकाएं नजर आती हैं। और प्रत्येक कोशिका में जो भाग है वो ये है। सबसे पहले है कोशिका के चारों ओर, ये जो है कोशिका के चारों ओर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो एक प्रश्न बन सकता है कि कोशिका भित्ति जो होती है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति है, वो किसकी बनी होती है। और जो निर्जीव होती है साथ में, कोशिका से भरा हुआ तरल पदार्थ, कोशिका में तरल पदार्थ भरा होता है जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। और कोशिका द्रव्य के मध्य में उपस्थित रिक्तिका, ये जो आपको रिक्तिका दिखाई दे रही है, ये इसके मध्य में उपस्थित होती है, इसको धानी भी कहते हैं या रिक्तिका भी कहते हैं। विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। और सेल वॉल जो है उसकी सबसे पहले संरचना देखते हैं। संरचना क्या है, सभी पादप कोशिकाओं के बाहर, यानी पादप कोशिकाओं की बात है, सभी पादप कोशिकाएं, लेकिन इसमें हम जो इसकी जनन कोशिकाएं हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, के बाहर की ओर एक कोशिका भित्ति होती है। यह निर्जीव सेलुलोज पदार्थ की बनी होती है। मैंने चित्र में पीछे देखा था कि ये जो कोशिका भित्ति है वह एक सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है जो निर्जीव होता है। कोशिका भित्ति के बीच मध्यपटल नामक स्तर होता है। इसमें हमने देखा था कि मध्यपटल नामक एक स्तर होता है, यह पैक्टिन का बना होता है। ये जो होता है वो पैक्टिन का बना होता है।
और संलग्न कोशिकाओं को, जो इसकी संलग्न कोशिकाएं यानी आपस में, जैसे ये एक कोशिका ये तो ये इनको आपस में जोड़े रखता है, जोड़ने का काम करता है। मध्य पटल के अंदर की ओर कोशिका द्रव्य के स्राव से सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स की एक पतली परत बन जाती है, यानी इसमें एक पतली जो परत बन जाती है जिसे हम प्राइमरी वॉल्स कहते हैं या प्राथमिक वॉल कहते हैं। इसके अंदर क्यूटिन के जमा होने से, यानी इसी के अंदर क्यूटिन के जमा होने से एक और स्तर बन जाता है, उसको हम सेकेंडरी वॉल या द्वितीयक भित्ति बोलते हैं। अब है कोशिका भित्ति के कार्य, यानी जो कोशिका भित्ति है उसके कार्य क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो कोशिका भित्ति है वह इसको आकृति और दृढ़ता प्रदान करती है, यानी इसको एक साइज बनाती है। इसका कोशिका भित्ति से उसका एक साइज बन जाता है। जैसे हमारा मकान है तो मकान को बनाने के लिए हमें दीवार लगानी पड़ती है और दीवारों से हमारे मकान का साइज बन जाता है। तो इसी प्रकार से इसकी जो आकृति है, इसकी जो कोशिका भित्ति है वह कोशिका को एक आकार प्रदान करती है और इसमें जगह जगह सूक्ष्म छिद्र होते हैं और इन सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा कोशिका द्रव्य के महीन तंतु जो होते हैं वह इनसे होकर कोशिकाओं के परस्पर ये भी आपस में उनको बांधे रहते हैं और तंतुओं को जीव द्रव्य, ये जो तंतु हैं इनको हम जीव द्रव्य तंतु के नाम से जानते हैं। अब आप एक बात ध्यान रखना कि जो जंतु कोशिकाएं हैं उनमें यह कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी उसमें कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका का एक बहुत बड़ा भी जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है, यह हमारी जो कोशिका होती है उस कोशिका के जीवन के सभी कार्यों को संपन्न करता है। इसलिए हम जीव द्रव्य को इस कोशिका का जीवन आधार भी कहते हैं। और जोहान्स प्रोपिनियन ने इसको 1840 में जीव द्रव्य का नाम दिया था। और जो जीव द्रव्य है वो कोलोइडी पदार्थ का बना होता है, यानी जीव द्रव्य जो होता है वह कोलोइडी पदार्थों का बना हुआ होता है जो जीवित होते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि जो जीव द्रव्य है उसके भौतिक गुण क्या है, यानी भौतिक लक्षण क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो जीव द्रव्य है वह जीव द्रव्य लसलसा यानी जैसे आपने देखा होगा जो जेली होती है उसके टाइप का होता है, अर्ध तरल होता है, रंगहीन होता है और इसके अतिरिक्त इसमें प्रोटीन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम आदि तत्व पाए जाते हैं। और यह देखा जाए तो कार्बनिक, अकार्बनिक और गैसों का मिश्रण होता है। इसमें कार्बनिक गुण जो अणु होते हैं वो पानी में निलंबित होकर, इसके जो कार्बनिक अणु हैं वह पानी में निलंबित होकर क्रिस्टेलो कोलोइड का घोल बना लेते हैं। प्रोटीन अणु जो होते हैं वो माइसेलेसी के रूप में होते हैं, जिनमें जीव द्रव्य जो होते हैं वो दानेदार, कड़कायुक्त, तंतुमय तथा जलकामय पदार्थ के रूप में दिखाई देते हैं। अब आइए हम देखते हैं जीव द्रव्य के जो कार्बनिक यौगिक हैं, इसमें जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट हैं, वसाएं हैं, न्यूक्लिक अम्ल हैं, ये तंतु इसमें ये इसके पार्ट पाए जाते हैं। तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन जीव द्रव्य का एक ढांचा बनाता है। ये कार्बनिक, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के यौगिक हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन में फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, मैग्नीशियम होता है तथा आयरन भी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन के अणु में पानी की कोलोइड घोल, यानी जो पानी होता है उसमें उसको जो हम अभी बात कर रहे थे कोलोइड, तो कोलोइड घोल बनाता है। और प्रोटीन का प्रत्येक अणु एमिनो अम्ल के बहुत से अणुओं से मिलकर बना होता है, यानी जो प्रोटीन है उसके एमिनो अम्ल के अणुओं से बनकर बना होता है। इन अणुओं को एमिनो अम्लों का बहुलक भी कहते हैं, यानी हम उसका पॉलीमर भी कहते हैं। अब है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स सभी जीवों द्वारा ईंधन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं और ये हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं तो इसका ऑक्सीकरण होता है और इसके ऑक्सीकरण से अपार मात्रा में हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज एवं जल में टूट जाते हैं। मंड जो मंड होता है कोशिका द्रव्य में अघुलनशील होते हैं, जबकि अधिकांश शर्कराएं उसमें आसानी से घुल जाती हैं। ग्लूकोज जंतु कोशिकाओं में, ग्लाइकोजन तथा पादप कोशिकाओं में स्टार्च के रूप में पाया जाता है। जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है जंतु कोशिकाओं में, और जो पादप कोशिकाएं उसमें स्टार्च के रूप में पाया जाता है, जिसको मंड भी बोलते हैं। अब इसकी वसाएं जिसको हम फैट्स बोलते हैं, लिपिड्स बोलते हैं। लिपिड्स के अंतर्गत वसाएं तेल तथा वसा के समान अन्य सभी चिकने पदार्थ
जो चिकनाई होती है उन सभी को हम वसाएं बोलते हैं। वसाएं सामान्य तौर पर जो सामान्य ताप होता है उस पर तो ठोस होती हैं, लेकिन ताप बढ़ने पर ये क्या होती हैं, पिघल जाती हैं। जैसे आपने देखा हो जितने भी वनस्पति तेल आते हैं, वनस्पति घी जिसको बोलते हैं, वो सामान्य ताप पर क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन जैसे ही हम उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो पिघल कर तरल अवस्था में आ जाते हैं। अब इसके बाद है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वह आणविक स्थिति में होता है, और न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वह जिसको हम हमारी कोशिका है उस कोशिका के जो आनुवंशिक लक्षण है उस आनुवंशिक लक्षणों को वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जिसको हम डीएनए के नाम से जानते हैं, ट्रांसफर करता है। नियामक पदार्थ, जीव द्रव्य में कुछ जटिल कार्बनिक यौगिक भी होते हैं जो विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियमन और उसका संचालन करते हैं, और ये पदार्थ जो होते हैं वो विटामिन, हार्मोन व श्वसन रंजक होते हैं। अब हमने इसके जो जीव द्रव्य था उसके विभिन्न पार्ट थे उसके बारे में जाना। जीव द्रव्य के अकार्बनिक यौगिक भी होते हैं, हमने चर्चा की थी। तो इसमें जल है, खनिज, लवण, गैसें, इनको हम अकार्बनिक यौगिकों के नाम से जानते हैं। जल जीव द्रव्य का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह जीव द्रव्य का लगभग 65.90% हिस्सा जो होता है जीव द्रव्य में वह जल का ही होता है। पानी के बिना जीवन हमारा दुर्लभ है। कई बार हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है तो पानी की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज चढ़ाई जाती है, यानी जब पानी की कमी हो तो हमारा जो शरीर है वह निष्ठुर होने लगता है, और कई बार दस्त या अतिसार होने पर ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। जल में जो है वो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फेट, सल्फेट, क्लोराइड तथा कार्बोनेट घुले रहते हैं। ये अनेक उपापचयी क्रियाओं का नियमन करते हैं, उपापचयी क्रियाओं को ये संचालित करते हैं तथा अनेक जटिल अणुओं का निर्माण में भी भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त जल में जो ऑक्सीजन और CO2 गैस भी पाई जाती है। और इसके बाद अभी जो हमारी रिक्तिका है या वैक्सोल है वो क्या होती है, पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव में रिक्तिका द्रव से भरी हुई खोखले स्थान को हम रिक्तिका बोलते हैं। जैसे चित्र में देखा था आपने, जिसके चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है, जिससे रिक्तिका कला या जो रिक्तिका कला होता है इसको, या फिर हम टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो रिक्तिका है इसके कार्य, रिक्तिका का कार्य कोशिका भित्ति को स्फीति प्रदान करती है। यह जल, भोजन, उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण करती है। इसमें घुले रंगीन पदार्थ पुष्पों की आकर्षण रंग प्रदान करते हैं, यानी जो जैसे पुष्प हैं आकर्षण रंग होते हैं, तो वहाँ पर क्या है, मधुमक्खियाँ जो आती हैं और वह उसके जो परागकण हैं उन परागकणों का एक पौधे से दूसरे पौधे पर ले जाती हैं, यानी वह उसमें उसका ट्रांसफर करती हैं और फर्टिलाइजेशन में उसकी सहायता करती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कोशिका द्रव्य या जो कोशिका संरचना थी उसके बारे में जाना। आगे अगले टॉपिक के साथ कल फिर मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।